सबसे पहले बात करते हैं सिमरी बख्तियारपुर की। ये सहरसा की सीट है और सिमरी बख्तियारपुर का इतिहास क्या रहा है, रिकॉर्ड क्या कहते हैं, यहाँ के समीकरण किसको फेवर करते रहे हैं, ये बताएंगे हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, सिमरी बख्तियारपुर कितनी दिलचस्प सीट, क्या इतिहास इस सीट का? देखिए, अगर जब आप सिमरी बख्तियारपुर सीट को स्कैन कीजिएगा तो यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा आपको दिखेगा। कांग्रेस यहाँ से जो है अब तक 9 बार जो है वो चुनाव जीत चुकी है। लेकिन जब इसे आप और स्कैन कीजिएगा तो ये दिखेगा कि इस सीट पर एक नवाब परिवार का भी दबदबा रहा है और उस परिवार की चौथी पीढ़ी जो है वो अभी वहाँ पर विधायक है। अगर आप देखें, अब राज्य पर से पर्दा हटाते हैं, चौधरी मोहम्मद सलाउद्दीन के परिवार की हम बात कर रहे हैं। देखिए, उनके पिता भी 1952 में चुनाव लड़े थे, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन जहां तक मोहम्मद सलाउद्दीन की बात है तो वो लगातार सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव जीतते रहे। बीच में हालांकि उन्होंने 57 और 62 में बख्तियारपुर से भी चुनाव जीता और फिर जो है वो 67 से जो है सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव जीतने लगे। 67 में जीता, 72 में जीता, फिर 77 में जीता, 80 में जीता, फिर 85 में भी जीता। और उसके बाद जब चौधरी मोहम्मद सलाउद्दीन के बाद जो है उनके बेटे चौधरी महबूब अली कैसर जो हैं, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी यहाँ से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। और अब जो है महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में। और इस बार उन्हीं के सामने चुनौती है कि वो अपनी सीट को बचाएं। हालांकि अगर आप ये चीज़ देखें कि अगर हम मोहम्मद सलाउद्दीन की बात करते हैं, चौधरी मोहम्मद सलाउद्दीन की, तो वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते थे। इसी तरह से महबूब अली कैसर भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जो है वो जीते। लेकिन जो यूसुफ सलाउद्दीन हैं उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता है। और अगर आप 2020 विधानसभा चुनाव को याद कीजिए तो उस वक्त जो महबूब अली कैसर थे वो जो हैं आपको खगड़िया से सांसद थे एलजेपी के टिकट पर। लेकिन फिर जब 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिला तब जाकर उन्होंने भी आरजेडी का दामन थाम लिया है। तो अब देखना यह है, चूंकि अब जो महबूब अली कैसर हैं वो भी अभी जो है वो सांसद नहीं है, तो क्या इस बार वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो बेटे हैं उनके यूसुफ सलाउद्दीन वही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यूसुफ सलाउद्दीन अपने क्षेत्र में अभी काफ़ी सक्रिय हैं। लेकिन ये बातें तो हो गई, एक परिवार की बात हो गई। लेकिन ये सीट जो है इसलिए भी चर्चा में रही और पिछले विधानसभा में इस सीट की काफ़ी चर्चा हुई थी, उसकी बड़ी वजह थे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी पिछली बार सिमरी बख्तियारपुर से ही चुनाव लड़ रहे थे और एक बेहद नजदीकी मुकाबला हुआ था मुकेश सहनी और यूसुफ सलाउद्दीन के बीच में, जिसमें यूसुफ सलाउद्दीन ने सिर्फ 1759 वोटों से जीत दर्ज की। मतलब मुकाबला बहुत करीबी था। लेकिन 2020 और 2025 आते आते तक बहुत कुछ बदल गया है। तब जो मुकेश सहनी थे वो एनडीए फोल्डर में थे और अब जो मुकेश सहनी हैं वो अभी तक महागठबंधन के फोल्डर में हैं। तो अब एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सामने जेडीयू कौन सा कैंडिडेट देगा ये तो बाद की बात है। अब देखना यह है कि इस सीट पर सिमरी बख्तियारपुर में यूसुफ सलाउद्दीन ही चुनाव लड़ते हैं या मुकेश सहनी इस सीट की डिमांड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि जो मल्लाह वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, डबल फिगर में है, 11-12% के आसपास जो है वो मल्लाह वोटर्स हैं। तो लेकिन जो इंडिया ब्लॉक के वोटर्स हैं उनका समीकरण देखें तो क्या लगता है, अगर वीआईपी इंडिया ब्लॉक का ही हिस्सा रहता है तो मुश्किल हो जाएगी फिर चूज करना? देखिए, अगर वीआईपी इंडिया ब्लॉक में ही रहती है
और जो कास्ट कॉम्बिनेशन है अगर उसे आप देखें और सबको जोड़े, चूंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 20.4% है और यादव तो बहुत ही अच्छी संख्या में है, 17-18% के आसपास हैं। तो एमओआई का तो इक्वेशन है ही, अगर उसमें मल्लाह वोटर से जुड़ जाएं तो फिर आप इस समीकरण को तोड़ना गणित की तरह जो है वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो अभी बड़ा सवाल है वो यही है कि आरजेडी और वीआईपी में से कौन इस सीट पर दावा ठोकेगा। और अगर इस सीट से वीआईपी चुनाव लड़ती है तो ऐसा हो सकता है कि यूसुफ सलाउद्दीन जो है वो पाला बदल लें और कहीं वो दूसरी तरफ न चले जाएं। और इसी वजह से एक चीज और भी देखना होगा कि अगर यूसुफ सलाउद्दीन को ही टिकट मिलता है तब वैसी परिस्थिति में मल्लाह वोटर्स का रवैया क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब हम देखते हैं तो एक, जैसा हमने कहा कि चौधरी मोहम्मद सलाउद्दीन परिवार का तो यहाँ दबदबा दिखता ही है। आपको पिछले कुछ चुनाव में अगर आप जाएं तो यहाँ जेडीयू का भी दबदबा था और यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस के बाद जेडीयू ने ही इस सीट को निकाला है। 4 बार इस सीट को जेडीयू जीतने में सफल रही है। लेकिन अभी जब से ये समीकरण बना, फिर से यूसुफ सलाउद्दीन आ गए, तब जाकर जो है ये सीट जो है पिछले 2 बार से आरजेडी जीत रही है। उसमें 2019 का उपचुनाव भी है जब जफर आलम चुनावी मैदान में थे और 2020 में यूसुफ सलाउद्दीन थे। देखिए, 2010 से अगर हम चुनावों की समीक्षा करें तो चौधरी महबूब अली कैसर कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे। चूंकि सिमरी बख्तियारपुर में कांग्रेस का दबदबा था तो वैसी परिस्थिति में चौधरी महबूब अली कैसर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। उनके सामने जेडीयू से डॉक्टर अरुण कुमार यादव थे और उन्होंने चौधरी महबूब अली कैसर को पराजित कर दिया 18,842 वोटों से। यहां पर किशोर यादव जो हैं वो तीसरे नंबर पर रहे थे 21,464 वोटों से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। चूंकि यहां पर दलित वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, 18.5% के आसपास। फिर 2015 आता है, चूंकि सिटिंग सीट थी जेडीयू की, तो महागठबंधन में दिनेश चंद्र यादव को फिर से जो है चुनावी मैदान में उतारा गया और इस बार एलजेपी ने यूसुफ सलाउद्दीन को अपने टिकट पर उतार दिया था। ये 2015 की बात है और तब दिनेश चंद्र यादव फिर से जीतने में कामयाब हुए। दिनेश चंद्र यादव अभी मधेपुरा से सांसद हैं तो वो फिर से जीतने में सफल रहे। उन्होंने जो है 78,514 वोट लाए और यूसुफ सलाउद्दीन को जो है वो 40,708 वोट आए। मतलब कि लगभग जो मार्जिन था वो बहुत ही ज़्यादा था, 37,000 से ज़्यादा का जो है वो मार्जिन था 2015 में। उसके बाद अगर आप देखें, वैसे 2015 में एक दिलचस्प बात है कि जेएमएम भी यहाँ से चुनाव लड़ा था, 7वीं पोजीशन पर रहा था, 3,717 वोट आए थे, 2.25% उनका मत था। फिर 2019 में उपचुनाव होता है जब दिनेश चंद्र यादव जो है वो सांसद बन जाते हैं। तब जो यहाँ उपचुनाव होता है तब आरजेडी ने जो है ये सीट अपने पास ले ली। इससे पहले तक यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ा करता था, फिर जेडीयू लड़ा, अब आरजेडी ने वो सीट ले ली और जफर आलम को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा। उनके सामने फिर से एक बार डॉक्टर अरुण कुमार यादव ही थे, लेकिन जफर आलम ने 15,508 वोटों की जीत दर्ज की। फिर 2020 में जफर आलम का टिकट कटा और यूसुफ सलाउद्दीन को टिकट दे दिया गया और जफर आलम जो है वो पप्पू यादव की पार्टी से जो है वो चुनाव में खड़े हुए। लेकिन बावजूद इसके यूसुफ सलाउद्दीन ने जो है 1759 वोटों की जीत दर्ज की मुकेश सहनी के ऊपर और मुकेश सहनी ने यहाँ पूरा जोर लगाया था और एक नजदीकी मुकाबले में वो हारे। तो ये है आंकड़े जो पिछले 2010 से यहाँ 4 चुनाव हुए हैं उसके। और इसके बाद अगर आप देखिए तो दिनेश चंद्र यादव ने भी इस सीट पर जो है वो 4 बार जीत हासिल की है। और आप ये भी देखिए कि
अरुण कुमार यादव भी यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो जो जेडीयू की यहाँ स्ट्रैटेजी रही है, चूंकि पिछली बार वीआईपी से मुकेश सहनी लड़ रहे थे, नहीं तो जब भी जेडीयू यहाँ पर चुनाव लड़ता है तो ये देखने में आ रहा है कि वो यादव कैंडिडेट देता है। और ये बातें हमने पहले भी की हैं कि कोशी में जो यादव वोटर्स हैं वो जेडीयू को वोट करते हैं, चाहे दिनेश चंद्र यादव के नाम पर करें, विजेंद्र यादव के नाम पर करें, वहां पर जो यादव वोट है वो जेडीयू को मिलता है। तो इस बार देखना है कि जेडीयू कौन सा कैंडिडेट देता है और क्या मुकेश सहनी मान जाते हैं कि ये सीट हम आरजेडी को दे रहे हैं, या मुकेश सहनी कहते हैं कि ये सीट मुझे दीजिए, मैं अपने भाई को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारना चाहता हूं। ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि उनको किसी और सीट को देकर एडजस्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर मल्लाह वोटर्स की संख्या जितनी ज्यादा है, इससे मुकेश सहनी की दिली इच्छा होगी कि वो इस सीट पर चुनाव लड़े। अब हम जातीय समीकरण भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो एससी वोटर्स हैं वो 18.42% हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 20.4% है, यादव 17-18% हैं, राजपूत भी 5-6% हैं। चूंकि सिंह सरनेम के साथ जब आप देखिएगा तो वो 6.8% है, तो राजपूत भी आपको यहाँ 5-6% दिखते हैं। ब्राह्मण 4-4.5%, भूमिहार भी 2.5-3-3.5% के आसपास। यानी जो समीकरण है रंजन जी, वो पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक को फेवर करता है, चाहे राजद लड़े या फिर वीआईपी वहां से कैंडिडेट दे। देखिए, बस वही समस्या है कि अगर आरजेडी लड़ता है और जो वीआईपी के कोर वोटर हैं उनको लगता है कि ये सीट उन्हें क्यों नहीं मिली, तो वो नेचुरली फिर वो दूसरे तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आपको बताऊं कि जब 2019 में उपचुनाव हुआ था तब आरजेडी और वीआईपी दोनों के उम्मीदवार थे, तब वीआईपी को 25,225 वोट ही आए थे, जबकि मल्लाहों की संख्या यहां पर इससे कहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल मानकर चलिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो है, अगर एक जो समस्या आएगी महागठबंधन के साथ वो यही आएगी कि अगर यहां से यूसुफ सलाहुद्दीन चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी के टिकट पर लड़ते हैं, तब वैसी समस्या आ सकती है कि फिर वीआईपी के वोटर्स जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाएं। और अगर वीआईपी को ये सीट मिलती है तो यूसुफ सलाहुद्दीन कहीं दूसरी तरफ न चले जाएं, ये एक सवाल है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये हो सकता है, यह अनुमान है कि यूसुफ सलाहुद्दीन आरजेडी से चुनाव न लड़के वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े, तब वैसी परिस्थिति में सारे समीकरण सध जाएंगे। तो ये हो सकता है। तो अब इसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो सिमरी बख्तियारपुर का चुनाव जो है वो रोमांचक होगा, और इसलिए भी रोमांचक होगा कि मुझे लगता है कि इस बार जेडीयू यहां से चुनाव लड़ेगा, और वो ट्रायल एंड टेस्टेड जो उसका एक इक्वेशन है चुनाव लड़ने का यहाँ पर, जिसकी बदौलत इस सीट पर उसने 4 बार जीत हासिल की है, वो एक बार फिर से यहाँ पर यादव कैंडिडेट देगा। चूंकि यहाँ पर वो जो पिछड़ी जातियां हैं और अति पिछड़ी जातियां हैं उनका भी एक अच्छा मत प्रतिशत है। तो वैसी परिस्थिति में जेडीयू वही देखता है कि सामान्य जाति के वोट और इसके साथ जो है यादव वोटों में बड़ी सेंधमारी वो निकाले, और जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको अपने साथ इंटैक्ट करे, तो उसके लिए भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। चलिए, तो स्कैन किया हमने सिमरी बख्तियारपुर को, जहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। किस तरह से पार्टियां समीकरण बैठाती हैं, यहां पर दोनों खेमों से कैंडिडेट कौन होंगे और किस तरह मुकाबला होगा, वो भी आपको हम जल्द ही बताएंगे।